हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2021 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में तितली पार्क कहां बनाया जा रहा है? अब देखिए, ये फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे सिविल सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये तितली पार्क बनाया जाना है इंदौर में। तो तितली पार्क में क्या रहेगा? अब आपके माइंड में अचानक आया होगा कि अच्छा, तितलियां वहां घूमने आती होंगी जैसे गार्डन में हम घूमने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इसमें इस तरीके का पार्क बनाया जाता है कि जो तितलियां होती है उनके रहने की कंडीशंस वहां पर क्रिएट की जाती है। जैसे मॉइस्चर होना चाहिए, नमी वहां पर होना चाहिए ताकि तितली रहे। वो जिस प्रकार के पेड़ पौधे में रहती है उस प्रकार के पेड़ पौधे वहां पर लगाना है। इसे कहा जाता है तितली पार्क। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? इंदौर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनजाति साहित्य महोत्सव 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है भोपाल में। तो देखिए, इसमें जनजाति साहित्य महोत्सव में क्या होगा, जो जनजाति का हमारे पास लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसको लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी। उनका भी एक इतिहास है, उनका भी एक साहित्य है जो कि काफी दबा छुपा रहता है, लोगों के सामने इतना आ नहीं पाया, तो उसे लाने की कोशिश की जाती है। तो ये जनजाति साहित्य महोत्सव कहां पर? भोपाल में आयोजित किया जाना है 2021 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2017-18 हेतु चयनित किया गया है। तो इसका आंसर है विजय घाटोड़े जी को। और ये कहां से हैं? तो ये हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा, वहां पर एक जगह है पांडुरना, अगर आपने नाम सुना हो तो, वहां से बिलोंग करते हैं और इन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य किया, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विजय घाटोड़े जी को, छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला है? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ये उन वॉलेंटियर्स को दिया जाता है जो कि खुद से लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा किया, विजय घाटोड़े जी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? रंजन मधुगले, सुब्रमण्यम अय्यर, रवि विजय कुमार मलिमत। तो इसका आंसर यही है, रवि विजय कुमार मलिमत। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक, इनका जन्म हुआ है कर्नाटक राज्य में, और ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के क्या है, अभी वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा ये और भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जस्टिस भी रह चुके हैं, यानी न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब इन्हें मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है मध्य प्रदेश की जुडिशरी, तो उसके रिलेटेड प्रश्न वो पूछते हैं। तो इसकी बहुत संभावना है इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए। रवि विजय कुमार मलिमत कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस कहां के रह चुके हैं? ये हिमाचल प्रदेश के। क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न देखे गए जहां पर वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश का एक्टिंग गवर्नर रह चुका है या मुख्यमंत्री रह चुका है, या इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो चीफ जस्टिस पे भी आने की पूरी संभावना बनती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। T20 विश्व कप में नितिन मेनन भारत से एकमात्र अंपायर होंगे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो सीधी सी बात है, क्रिकेट से संबंधित है ये। तो क्रिकेट का हब हमारे यहां पर एक ही है, वो है इंदौर। और ये जो नितिन मेनन जी हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में क्या होंगे? भारत से एकमात्र अंपायर होंगे। आपको पता है आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें जैसे मान लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच मैच हो रहा है, तो जो अंपायर होगा वो भारत और श्रीलंका का नहीं होगा, बल्कि एक न्यूट्रल अंपायर रखा जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इन्होंने जो अंपायरिंग की है किसके लिए करेंगे? ये भारत के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत से बिलोंग करते हैं। बट ये आईसीसी एलिट पैनल करके इनका अंपायर्स का पैनल होता है, उसमें इन्हें शामिल किया गया। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने नाम कमाया, तो डेफिनेटली इनके ऊपर प्रश्न आने की संभावना बनती है। वैसे भी हमारे सिलेबस में मेंशन है एमपीपीएससी के कि मध्य प्रदेश की जो पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर है क्या? इंदौर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 40वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी
के खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? तो यह प्रतियोगिता आयोजित की गई जमशेदपुर में। तीरंदाजी आप जानते होंगे, तो नेशनल तीरंदाजी में हमने 6 पदक जीत लिए। आपको बिल्कुल भी ये 6 के 6 बंदों के नाम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जरा ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये कहां पर आयोजित की गई थी, हो सकता है ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी हमारे सिलेबस में मेंशन है और उसके ऊपर भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जमशेदपुर में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। अगले प्रश्न पर आते हैं। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो अब्दुल कादिर खान थे, इनका जन्म हमारे भोपाल में हुआ था और ये पाकिस्तान चले गए। इनके जो पिताजी थे वो पाकिस्तान चले गए और बाद में इन्होंने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। बाद में उन्होंने बेचा भी। उसकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो, ऐसा कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया को बेची, ईरान को बेची। तो ये बहुत ही बदनाम साइंटिस्ट रहे हैं पाकिस्तान के। तो इसका आंसर है क्या? भोपाल। यानी एक बार आपने एक ऐसा आर्टिकल भी कभी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को परमाणु बम यानी एटॉमिक बम देने वाला बंदा भोपाली था। चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अमित यादव का संबंध किस खेल से है? तो अमित यादव का संबंध है किससे? तीरंदाजी से। अभी रिसेंटली एक प्रतियोगिता हुई जिसमें इन्होंने एक मेडल जीता है, इस वजह से मैंने यहां नाम डाल दिया। इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। जो ज्यादा अननोन प्लेयर्स होते हैं, अननोन नहीं होते, हालांकि बड़े लोग होते हैं, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर भी बहुत बेटर होते हैं आप सब मेरे कंपेयर में, क्योंकि वो फिर भी अलग कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो और अच्छा काम करते रहेंगे। तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। किनका? अमित यादव जी का। और इन्होंने रिसेंटली एक किसी नेशनल चैंपियनशिप में क्या जीता है? एक मेडल जीता है, इस वजह से इनका नाम न्यूज में था। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना कि अमित यादव किस खेल से संबंधित है? तो वो तीरंदाजी से संबंधित है। आर्याना सक्सेना द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया? आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? मंगू भाई पटेल। ये कहां से बिलोंग करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले के करंट अफेयर्स में। ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में और डिटेल आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये रिसेंट ही राज्यपाल बने हैं, तो इनके ऊपर भी प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। अब ये जो बच्ची है ये 14 साल की है, आर्याना सक्सेना, और इसने 14 साल की बच्ची ने बुक लिखी। तो देखिए 14 साल की बच्ची ने बुक लिखी, उसका राज्यपाल ने विमोचन किया, कितनी अच्छी बात है। और अभी इस समय जबकि लोग ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उस समय ये बच्ची ने 14 ईयर्स की एज में बुक लिख दी और उसने उसमें शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोयम्स लिखी हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। और वो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम आपको भूलना नहीं, बुक का नाम है अमिडस्ट द डाउनपोर। अमिडस्ट द डाउनपोर। और इसका विमोचन किसने किया है? तो हमारे जो राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई जी पटेल। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोदो कुटकी तिहार मेला कहां पर आयोजित किया गया? अब देखिए कोदो कुटकी तिहार मेला क्या होगा, इसमें यह किया जाएगा कि ये जो कोदो कुटकी है, आपको पता होगा ज्यादातर ये हमारे जो आदिवासी अंचल है वहां पर ये लगाया जाता है कोदो कुटकी। वही इनको इसकी टेक्निक वगैरह अच्छे से जानते नहीं है, तो उन्हें बताने के लिए या फिर वो भी बताएंगे लोगों को, तो एक प्रकार से बड़ा सा महोत्सव सा लगाया गया मंडला में। आपको पता होगा ये है हमारे मध्य प्रदेश का मैप। अगर इसमें हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये खासकर थोड़ा सा आदिवासी अंचल है। इधर वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जगह पर आपको आदिवासी समुदाय देखने को मिलता है, बट यहां पर खास देखने को मिलता है मंडला, बालाघाट या फिर अनूपपुर, शहडोल, ये वाला जो पार्ट है इसमें। तो यहां पर ये कोदो कुटकी तिहार मेला आयोजित किया गया। कहां पर? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोदो कुटकी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि आप इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसका सीड कैसे डालेंगे और प्रोड्यूस करने के बाद इसको खाते कैसे हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्राप्त राशि की सहायता से राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा? तो देखिए राजमार्गों का उन्नयन क्या है? जो हमारे हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज, उनमें ऑब्वियसली बात है टूट फूट होती रहती है, इस पर वाहन चलते रहते हैं, तो उसका उन्नयन यानी अपग्रेडेशन करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये पैसा हमें किसने प्रोवाइड किया? AIIB ने नहीं। AIIB मींस एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, बट ये नहीं है। IMF ये तो ऑब्वियसली देगा भी नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने ये प्रोवाइड किया है हमें पैसा, ताकि हम क्या करें, अपने जो स्टेट हाईवेज हैं इनको अपग्रेड करें, इनमें सुधार करें, जो गड्ढे बन गए, जो खराब हो चुके हैं, उसके लिए हम काम करें। तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने नीमच में पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है? अब ये पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है नीमच में, भूलना नहीं आपको, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर काफी चर्चा होती रहती, न्यूज में आता रहता है, तो उस पर प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर पहले तो आप देख लीजिए, ग्रीनको ग्रुप ने MOU साइन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। MOU मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें यह किया जाएगा, पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पर पानी भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इस पानी को सोलर पंप की हेल्प से ऊपर लेके गए। किसकी हेल्प से? सोलर पंप की हेल्प से। अब ये पानी हाइट पे चला गया, हाइट पे जाने के बाद अगर आप इसको नीचे गिराएंगे तो इसमें बहुत प्रेशर रहेगा, और बहुत प्रेशर जब होता है पानी में तो आप उससे टरबाइन घुमा सकते हैं। अगर टरबाइन घुमा दिए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आपको ये नहीं भी समझा तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। साइंस वालों को खैर समझ गए होगा, नॉन साइंस वालों को इतना बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, समझ गए आप तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इतना नहीं पूछेगा कि पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है। एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, सोलर पंप है, उसको आपने किसकी मदद से चलाया? सोलर एनर्जी की मदद से। पानी को ऊपर चढ़ा दिया, उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो नीचे गिराएंगे तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ऐसा हमने MOU साइन किया है ग्रीनको ग्रुप के साथ में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी आपने एक अटॉर्नी जनरल के बारे में सुना होगा, एक एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जैसे जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसका पक्ष कोर्ट में रखने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त होता है, वो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। किसका? हमारी केंद्र सरकार का, उसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। और ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट में बात करें, स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें, तो राज्य का भी एक क्या होता है? अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता यानी क्या? एडवोकेट होता है, तो उसे कहा जाता है एडवोकेट जनरल। और अगर केंद्र सरकार में तो उसे कहा जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो हमारा अभी एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो है प्रशांत सिंह जी, और ये बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, जबलपुर के ये रहने वाले हैं। इन्हें बनाया गया है एडवोकेट जनरल, यानी हमारी मध्य प्रदेश सरकार का विभिन्न कोर्ट्स में, यानी डिफरेंट कोर्ट्स में अपना पक्ष रखने के लिए इन्हें नियुक्त किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, एक ही बंदा इतने सारे कोर्ट में कैसे पक्ष रखता है? तो देखिए, वो एक सेंटर पॉइंट पे होता है, बाकी उनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल, या ये जो लोग होते हैं, अटॉर्नी जनरल है तो उनके साथ में बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो फिर इनका पक्ष रखते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो प्रशांत सिंह को बनाया गया। जनजाति के एक प्रकार के भोजन जायका का शुभारंभ कहां किया गया? अब ये जो जायका जो है ना, ये कौन सी जनजाति का, ये ध्यान रखना है। क्यों? मैं फिर से बोल रहा हूं, आदिवासियों से संबंधित यानी आदिवासी समुदाय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जायका ये किसका भोजन है, या कौन इसको बनाता है, उनके डेली रूटीन में है ये? तो ये है भील जनजाति का, ध्यान रखना है, भील जनजाति। और भील जनजाति हमारे यहां पर कहां पाई जाती है? तो जनरली वो इस रीजन में पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहां पर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये वाला पार्ट है, यहां पर भील जनजाति देखने को मिलती है, और उनका ही ये भोजन है जायका। और अगर आपको जायके का स्वाद लेना है तो आपको जाना होगा कहां पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। कब जाना होगा? ऐसा नहीं कभी भी चले गए कि चलिए हमें जायका खिलाइए। 1 से 4 बजे के बीच में उसका टाइम है, खैर इतना कोई नहीं पूछने वाला है। और आप वहां जाएंगे तो जायका यानी इस प्रकार का भोजन, उस जायके में क्या रहता है? मक्का की रोटी होती है, सरसों का साग होता है, और भी उनके गुड़ वगैरह होते हैं, चटनी होती है लहसुन प्याज की, वो खाने को मिलती है। काफी अच्छा होता है जायका, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा समझने के बाद में कि जब इतनी अच्छी चीजें होगी तो अच्छा तो होगा ही। ठीक है, जब भी कभी आपको वक्त मिले तो आपको कहां जाना होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। तो आप जायके का स्वाद ले सकते हैं, जो कि भील जनजाति का एक भोजन है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? अभी देखिए हमारे एमपी में ऐसी कई तरीके की चीजें होती रहती है। अभी इसमें होगा क्या, कोविड का जो सेंटर है वो क्या है, किड्स फ्रेंडली है। अभी किड्स फ्रेंडली क्या होगा, अचानक आपके माइंड में आएगा। तो देखिए जैसे ही आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है, इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है। बड़ा आदमी है उसको तो डर लगता है, छोटे बच्चों को भी लगेगा। तो उनके लिए वहां पर ऐसी इमेजेस बना दी, जैसे वाटर पार्क में होती है कि ये उधर खेल रहा है, कोई इधर पेंटिंग वगैरह बना दी ताकि बच्चे को जाते से अच्छा लगे और उसको ये जो दर्द होने की समस्या है या उसकी जो फियर है वो कम हो जाए। तो इस प्रकार का सेंटर हमारे यहाँ पर एमपी में ही बन सकता है, तो बना भी है। चलिए, हमारे एमपी में कई प्रकार की चीजें होती है, तो इसका उत्तर है क्या, जबलपुर। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बट ठीक है जो भी है। तो इसका आंसर है क्या, जबलपुर में इस प्रकार का किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। ढाका में आयोजित होने वाली 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य आर्चरी अकादमी से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? और ये परीक्षा में भी आ चुकी है, इनका नाम पहले भी न्यूज में रहा है और ये एमपीपीएससी के एग्जाम में भी आ चुकी है। मुस्कान किरार हैं ये, और ये आर्चरी से संबंधित है और इनका उसके लिए चयन हुआ है। ढाका क्या है, अगर ये भी नहीं आपको पता तो बहुत ही बुरी बात है। जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। बांग्लादेश की कैपिटल, तो वहां पर ये आयोजित होने वाली है 22nd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। तो उसमें हमारे एमपी की एक प्लेयर है, उनका नाम है मुस्कान किरार, उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल तकनीक का प्रयोग किस शहर में किया है? तो इसका आंसर है इंदौर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल क्या है, तो देखिए मैं छोटा सा बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ जाए, साइंस वाले हैं आप तो समझ जाएंगे, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना कोई पूछने वाला नहीं कि स्विच गियर क्या है, क्योंकि वो साइंस का टॉपिक है। ऐसा होता है कि जैसे पावर को सप्लाई किया जाता है, जो पावर ग्रिड होती है, पावर ग्रिड का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो देख लीजिए। पावर आपने बना ली, पर सब जगह आपको इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए ग्रिड चाहिए ना, ऐसी लाइन चाहिए। अब ये लाइन चाहिए तो उसके स्विच होते हैं, और वो पहले जमाने में स्विच कैसे थे, इंसुलेटेड बनाए जाते थे और उसमें फिर चिपकने की संभावना रहती थी। तो अभी हाइब्रिड स्विच गियर बने कि एक अगर आप घुमा दो तो दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा घुमा दो तो तीसरा चालू हो जाएगा। इस प्रकार की उसकी क्या होती, फिनोमिना होती है। तो इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग एमपी में सबसे पहले कहां पर किया गया, इंदौर में किया गया, ताकि जो इंजीनियर्स हैं वहां उन्हें ज्यादा समस्या ना हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का चयन किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय इस तरीके की ये जो पुरस्कार है प्रदान करता है। और ये किन्हें दिया गया, अभी ये जो पुरस्कार होते हैं ना वो परीक्षा में आ जाते हैं, एमपीपीएससी के सिलेबस में जो है वो तो उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप तो सभी प्रश्न का बोलते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं इसमें क्यों डालूंगा, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने इन्हें ये पुरस्कार दिया है। कौन सा, राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार किन्हें दिया गया है, श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री, इन्हें प्रदान किया गया। अब इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन्हें प्रदान किया गया? केंद्रीय कला परिषद नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना, ये सब ना लगाना, आंसर है इसका केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। ये क्या करती हैं, ये एक तरीके की पेंटिंग बनाती हैं। अब ये पेंटिंग क्या होती है, इसे कहा जाता है बाग पेंटिंग। अब ये बाग पेंटिंग का मतलब क्या, एक इनके पास ऐसा छापा होता है, एक इनके पास इस तरीके का छापा होता है और उसको इस पे बार बार मारने से कुछ पेंटिंग बन जाती है। अब इतना अगर डिटेल मुझे पता होता तो ये पुरस्कार मुझे ही मिल जाता, तो श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री को नहीं मिलता, मुझे मिल जाता। बट एक तरीके की वो पेंटिंग बनाती, बाग पेंटिंग, ठीक है, वो पेंटिंग का नाम याद रखना, बाग पेंटिंग। तो इसका आंसर है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार विशेषकर किस समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई गई है? अब ये मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ये क्या होगा, देखिए पहले तो इसका आंसर है आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई गई। ऐसा होता है जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये है, ऐसे 4 गांव है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक केंद्र बना दिया जाता है कि यहाँ पर आपको राशन मिलेगा। तो ये गांव के लोग यहाँ चले जाते हैं, ये भी यहाँ चले जाते हैं, ये भी और ये भी, ये चले गए, इनको राशन मिल गया।
बट इसमें बेचारे आदिवासी समुदाय को थोड़ी समस्या होती, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि जैसे ये गांव है और यहां पर ये 4 गांव है और यहां पर वो केंद्र नहीं है, मान लीजिए राशन वितरित करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के केंद्र नहीं, तो एक वाहन लिया जाएगा और वाहन की सहायता से यहां पर कैंप लगा दिया थोड़ी देर, फिर यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया और इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो गांव का गांव में मिल गया। तो गांव का गांव में मिला तो क्या राशन आपके द्वार नहीं आया क्या? ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, आदिवासी जो विकास खंड है उसमें ये लागू की गई है, आदिवासी विकास खंड, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है। तो किसको ध्यान में रखकर बनाई गई है? तो ये आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई गई है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। गरीबी रेखा वाला नहीं है, अनुसूचित जाति भी नहीं लगाना, इसका आंसर है आदिवासी समुदाय। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनजाति संग्रहालय भोपाल में आयोजित किए गए पुतुल समारोह का संबंध है। अभी ये थोड़ा सा जरा ऑड है और ये जो आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है वही ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है हस्तकला, बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है। इसका सही जवाब है कठपुतली। ये कठपुतली में क्या होता है? ये आयोजित कहां किया गया था? जनजाति संग्रहालय भोपाल में। अब इसमें कठपुतली के शो आयोजित किए जाते हैं, कलाकार है वो पीछे और वो कठपुतली सामने रख दी और वो अपने हाथ के हिसाब से ऐसा घुमाता रहता है और शो चलता रहे, ऐसा है। ठीक है, आपने कभी शो देखा हो तो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं देखा। तो इसका आंसर है कठपुतली। ये कहां पर आयोजित किया गया? जनजाति संग्रहालय भोपाल में। और इस समारोह का नाम ध्यान रखिए, पुतुल समारोह। समारोह का नाम क्या है? पुतुल समारोह, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीव दया पुरस्कार दिया जाता है गौ सेवा के लिए, आदिवासी समुदाय की सेवा के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका सही जवाब है गौ सेवा के लिए। अगर गाय की आप अच्छी तरह से सेवा मिले करेंगे तो किसी न किसी दिन आपको जीव दया पुरस्कार मिल जाएगा। कुछ गौशाला बना लो, कुछ उनके लिए पानी पीने के लिए हौद बना दो, जो आपसे बन सके वो करो। चलो अच्छा है, गौ सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार? जीव दया पुरस्कार। अभी ध्यान रखना, अचानक आपके माइंड में इसका आंसर आएगा नहीं अगर ये परीक्षा में आ गया तो। जीव दया तो वन्य जीव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस देना। जीव दया पुरस्कार किसके लिए? गौ सेवा के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस्ताद आमिर खान सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है क्या? पंडित अनिंदो चटर्जी को ये पुरस्कार दिया गया, उस्ताद आमिर खान सम्मान 2021। फैक्चुअल प्रश्न है ये तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। पक्षी तीर्थ योजना किस जिले में लागू की गई है? अब ये पक्षी तीर्थ क्या होता है? देखिए, ऐसा रहेगा कि पक्षियों को रहने के लिए जगह नहीं बचने दी हमने, हम उनका सब स्पेस लेते जा रहे हैं। हमारे एमपी में तो खैर कम है, बाकी जगह में तो सब पक्षी बेचारे मारे गए क्योंकि इंसान उनमें रहने लगा। जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो कोई क्या कर सकता है भाई, ऐसा तो होगा ही। तो इसका सही जवाब है क्या? इंदौर। वहां पर बनाए जाना है पक्षी तीर्थ। अब ये पक्षी तीर्थ क्या है? उनके लिए घरौंदे बनाए जाएंगे। घरौंदे मतलब मान लीजिए ये ऐसा एक टावर है, यहां पर ऐसा थोड़ा थोड़ा बना दिया ताकि पक्षी यहां पर रह पाए, पक्षियों को तीर्थ सा लगे। तो ठीक है, ये हमारे एमपी में ही हो सकता है, कई प्रकार की चीजें। तो ये कहां पर हो रहा है? इंदौर में। ठीक है, पक्षी तीर्थ योजना किस जिले में लागू की गई? इंदौर। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरे देश में पहले नंबर पे कोई डिस्ट्रिक्ट बना है जो क्या करता है? दिव्यांगों का पुनर्वसन अच्छे तरीके से करता है। दिव्यांगों का पुनर्वसन समझते हैं, कोई बेचारा हाथ पैर से कुछ उनका डिफेक्ट है तो समाज में जनरली ये देखा गया, लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अभी ये अपनी जिंदगी जी लेगा, ज्यादा ज्यादा बेचारे ये करते हैं कि वो कटोरा लेके यही काम के लिए निकल जाते हैं, क्या कर सकते हैं। बट उनका पुनर्वसन अच्छे से कराया जाए, उनको कोई रोजगार दे दो। अगर उनके हाथ अच्छे हैं तो रोजगार दे दो, पैर अच्छे हैं तो पैर से संबंधित रोजगार दे दो, कुछ और लिखा पढ़ी का काम दे दो ताकि बेचारे अच्छा जीवन यापन कर सकें। और इस तरह से जो काम किया उसमें सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट है इंदौर। तो ये देश में पहले नंबर पर है, देश में, राज्य में, देश में दिव्यांगों का पुनर्वसन के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है उसमें फर्स्ट नंबर पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पलक शर्मा किस खेल से संबंधित है? इन्होंने भी क्या किया है? ये गोताखोर है। ठीक है, गोताखोरी करती है, तैराकी नहीं, भाला फेंक भी नहीं, हॉकी भी नहीं। इन्होंने बेंगलोर में एक सीनियर चैंपियनशिप हुई, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल लेवल पर। तो इस वजह से इनका नाम न्यूज में था, पलक शर्मा जी का। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कहां पर? बेंगलोर में एक उनकी चैंपियनशिप हुई थी उसमें। और ये है गोताखोर।
तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न आ सकता है कि पलक शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो गोताखोरी से संबंधित है। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड इंदौर शहर को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? अब देखिए, इंदौर को क्या दिया गया है? अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये दिया गया। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में अच्छा ट्रांसपोर्ट कहां पर है, हमारे पूरे देश में देखा जाता है और इससे संबंधित फिर दिया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर आप सीधा क्या आंसर लगा सकते हैं? परिवहन मंत्रालय लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। राज्य परिवहन मंत्रालय, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अवार्ड दिया है। इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जैसे आप ट्रांसपोर्ट देखेंगे, अच्छा ये है, चलिए लगाओ केंद्रीय परिवहन मंत्रालय या राज्य परिवहन मंत्रालय, वहीं पर गेम ओवर और आपका 1 नंबर, 2 नंबर आपके गए, 1 क्वेश्चन आपका गया। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने यह अवार्ड दिया है इंदौर को। किसके लिए? कौन सा अवार्ड? अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। अर्बन ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा, वहां पर जो ट्रैफिक सिस्टम है वो भी अच्छा है, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया। वैसे भी इंदौर काफी डेवलप हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।